डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पत्र घटित और नाम सभी काल्पनिक है। यह कहानी किसी को भावना परंपरा नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 111 आदित्य की पावर्स। पीडीएफ ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी। जो कुछ भी उसने पढ़ा उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल था। अगले आधे घंटे में वह चेयर पर बैक लगाकर बैठ हुआ था। उसके सामने उसके ऑफिस में डॉक्टर जैन खड़ा था। डॉक्टर जैन जो रूबी का डॉक्टर था। बचपन से अब तक रूबी की केयर कार्य था। आदित्य के आने के बाद से उसका काम खत्म हो चुका था। अरविंद ने चेहरा घुमाकर ठंडी नजर से डॉक्टर जैन को देखा और चेयर की तरफ इशारा किया, बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। डॉक्टर जैन बैठ गए तो जब आदित्य को होश आया, उसने पहली बार रूबी को देखा। आप वहां मौजूद थे? जी सर, मैं वहां मौजूद था। मिस वालिया की मेडिसिन के लिए रूम में गया था, तब वह होश में आ चुका था। अरविंद वालिया ने एक गहरी सांस ली और बोला, तो इसने रूबी का ट्रीटमेंट कैसे किया? डॉक्टर जैन सुन्न पड़ गया। आगे की बात बतानी उसके लिए मुश्किल हो गई। डॉक्टर जैन को चुप देखकर अरविंद वालिया आगे बोले, मुझे सच जानना है। आदित्य जब मिला ही रोड पर बेहोश था तो वह होश में आते ही ऐसी क्या मेडिसिन देने के योग्य हो गया जिससे कुछ मिनट्स में रूबी की बीमारी ठीक हो गई, जो बचपन से किसी डॉक्टर के वश में न थी? डॉक्टर जैन घबरा गया। वह हिचकिचाते हुए बोला, मुझे रूम से बाहर भेज दिया था। अरविंद वालिया का चेहरा एकदम ठंडा हो गया। उसके एक्सप्रेशंस एकदम सख्त हो गए। वह ठंडे स्वर में एक एक शब्द चबाते हुए बोला, जो पता है सब बताओ, मुझे सच जानना है। तुम्हारे सामने उनके बीच क्या बात हुई थी? डॉक्टर जैन को अंदर ही अंदर पसीना आने लगा। आदित्य ने कहा था उसे मिस वालिया के सीने पर हाथ रखना होगा। डॉक्टर जैन में बताना शुरू किया। इतना सुनकर अरविंद वालिया वहीं जम गया। उसकी मुट्ठियां कस गई। पर मिस वालिया ठीक न हुई तो उन्होंने आदित्य को भगा दिया। कुछ देर बाद उन्हें उल्टी आई। उसके बाद इनकी सांसें नॉर्मल हो गई तो उन्होंने आदित्य को वापस बुलाया। तब से वह आदित्य की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। डॉक्टर जैन में जितनी जानकारी थी सब बताई। यू कैन गो। अरविंद वालिया ने उसे जाने को कहा। इसका मतलब आदित्य के पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। अरविंद वालिया खोई सी आवाज में खुद से बड़बड़ाया। आदित्य गाड़ी ड्राइव कर रहा, रूबी आसपास देख रही थी। तभी अचानक वह बोली, आदित्य प्लीज मुझे आइसक्रीम खानी है। उधर आइसक्रीम कॉर्नर है। रूबी ने लेफ्ट साइड इशारा किया। आदित्य ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, सीधे इसी तरफ चला गया। गाड़ी पार्क करके उन्होंने चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर की। आदित्य और रूबी यहां बैठे थे। यह आइसक्रीम रेस्टोरेंट बहुत ही यूनिक स्टाइल में बना हुआ था। बैठने का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था और सर्विस भी बहुत अच्छी थी। आदित्य, अगर आप 1 साल बाद भी बलवंत से फाइट करने से मना करोगे तो मैं आपके साथ भाग जाऊंगी, रूबी ने अचानक कहा। आदित्य एक पल के लिए शॉक्ड हुआ, फिर जोर से हंसा। ऐसा करना तुम्हें कैसा लगेगा? रूबी मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, एम्बेरेसिंग, तो हम ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। आदित्य ने उसे समझाते हुए कहा, मैं आपको अपनी जान खतरे में डालते हुए नहीं देख सकती। कुछ नहीं होगा, मैं उसे हराऊंगा और तुम्हारे पापा को भी जीत लूंगा, फिर तुमसे शादी करूंगा, आदित्य ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। रूबी कुछ नहीं बोली पर उसको अपने पेट में तितलियां उड़ने का एहसास हुआ। तभी उनका ऑर्डर सर्व हुआ। दोनों ने अभी आइसक्रीम खाना शुरू ही किया था, तभी उनके पास गार्ड्स आए। इनके बीच एक लड़की थी जिसने मास्क पहना हुआ था। भले ही इसका ज्यादा चेहरा ढाका हुआ था, लेकिन साफ जाहिर था वह बहुत खूबसूरत थी। एक गार्ड उनसे बोला, कहीं और जाकर खाओ, कुछ तस्वीरों के लिए इस जगह पर हम कब्जा कर रहे हैं। आदित्य की भौहें सिकुड़ गई। रूबी का भी गर्मजोशी भरा बिहेवियर वापस से ठंडा और सख्त होने लगा। तुम्हारी तस्वीरों का हमारे खाने से क्या मतलब? आदित्य ने कहा और आइसक्रीम खाने लगा। बकवास बंद करो और मिस के लिए रास्ता बनाओ, उन्हें तस्वीरें लेनी है, एक गार्ड ने डांटते हुए कहा। रूबी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह कैसी मिस है जो इतनी हाई और पावरफुल बन रही है? फोटो के लिए रास्ता साफ करने के लिए दूसरों की जरूरत है? इसे इतना राइट किसने दिया? गार्ड अभी अपना आपा खोने ही वाला था, तभी एक सफेद कपड़ों वाला आदमी आया और बीच बचाव करते हुए बोला, हमें अनप्लीसेंट ट्रैक्शन से बचने के लिए विनम्र होना चाहिए। ओके, आई अंडरस्टैंड, कहते हुए गार्ड पीछे हट गया। वह सफेद कपड़ों वाला आदमी रूबी की तरफ घुमा और बैग में से 10,000 रुपए निकालकर टेबल पर रखे और आईब्रोज उठाते हुए बोला, क्या यह बहुत है जगह छोड़ने के लिए? रूबी और आदित्य ने नोटों को देखा और जोर से हंसे। फिर आइसक्रीम खाने लगे।
आदित्य उनको चिढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हें 20,000 दूंगा इफ यू गो टू ईट शिट इन वॉशरूम। रूबी आदित्य को घूरते हुए देखने लगी। ऐसी बात मत करो, मैं आइसक्रीम नहीं खा पाऊंगी। इतने घिनौने लोगों को देखकर मैं भी खा नहीं पा रहा। आदित्य ने कहा, जब कोई दयालुता पेश करता है तो तुम उसकी सराहना नहीं करते? अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। सफेद कपड़ों वाला आदमी गुस्से में बोला। उसने इशारा किया तो कुछ गार्ड्स रूबी को तरफ बढ़े। एक आदमी मुट्ठी कसते हुए बोला, आगे जो होगा उसके लिए हमें दोष मत देना। वह रूबी को पकड़ कर खींचने की तैयारी में था। वह कुछ कर पाता तभी उसके हाथ रूबी को छूने से पहले ही एक जगह जम गए। एपिसोड 112 शो एलिजिबिलिटी। एक आदमी मुट्ठी कसते हुए बोला, आगे जो होगा उसके लिए हमें दोष मत देना। वह रूबी को पकड़कर खींचने की तैयारी में था। वह कुछ कर पाता तभी उसके हाथ रूबी को छूने से पहले ही एक जगह जम गए। जिस स्पून से आदित्य आइसक्रीम खा रहा था उसी से उसने आदमी को कलाई को टेबल से प्रेस कर रखा था। अपने गंदे हाथ रूबी से दूर रखो, आदित्य दांत पीसते हुए बोला। उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बहुत कोशिश की पर अपना हाथ नहीं छुड़ा पाया। वया कर रहे हो और समय खराब मत करो, सफेद कपड़ों वाला आदमी चिल्लाया। मैं छूट नहीं पा रहा हूं, उस आदमी ने स्ट्रगल करते हुए कहा। यह देखकर सफेद कपड़ों वाले आदमी का चेहरा बदसूरत हो गया। तुम लोग किस समय और खग के इंतजार में हो? आगे बढ़ो और मारो उसे। वह वन पीछे खड़े गाइस पर चिल्लाया। यह सुनते ही गाइस एक ग्रुप बनाकर आदित्य को तरफ बढ़े। सबकी मजबूत मुट्ठियां और भारी शरीर थे। शायद आदित्य क्रिया बिल्कुल भी खतरा नहीं बन पाए। आदित्य आराम से उठा और बहुत ही आराम से ग्रुप के बीच में से गुजरा जैसे टहल रहा हो। वह जिस भी आदमी के पास से गुजरा वह तुरंत नीचे गिर गया। आधे मिनट में सभी गार्ड्स नीचे गिर गए। सभी दर्द से कराह रहे थे। सफेद कपड़ों वाले आदमी का चेहरा देखने लायक था। उसने आदित्य के इतना परफेक्ट होने की उम्मीद भी कही की होगी। क्या और परेशान करना चाहते हो? आदित्य ने ठंडे स्वर में पूछा। तुम इसका नतीजा देखोगे। कहते हुए वह बिना कुछ भी किए तुरंत उस मास्क वाली लड़की के पास चला। एयर कुछ फुसफुसाया। वह वहां से चले गए। क्या दबंग लोग थे? अपने साथियों को छोड़कर चले गए। रूबी ने नीचे पड़े दर्द से कराह रहे लोगों को देखकर कहा, ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। इनको लगता है इनकी जेब में अच्छा पैसा है तो किसी को भी खरीद लिया। आदित्य और रूबी उठे और अपनी कार की तरफ बढ़ गए। हर्ब्स मार्केट की आसपास बहुत बात थी। यह अपने आप में फेमस थी। अगर रूबी वालिया यहां आने से पहले ही इसके बारे में सुन चुकी है तो इसकी प्रतिष्ठा पर शक नहीं किया जा सकता। जैसे ही वह मार्केट में पहुंचे तो देखा चारों ओर लग्जरी कारें खड़ी थी। कंपटीशन टफ लग रहा है। रूबी ने कहा, ज्यादा मत सोचो। आदित्य ने कहा और आगे बढ़े। यहां 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। आदित्य ने देखा दोनों इनर स्ट्रेंथ एक्सपर्ट थे। गार्ड ने इन्हें रोका और बोला, यहां आपकी एंट्री तभी होगी अगर आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है। सिर्फ घूमने फिरने वाले लोग हर मार्केट में नहीं आ सकते। 1 करोड़, क्या यह काफी है? सोचते हुए आदित्य के माथे पर बल पड़ गए। आदित्य ने अमर पारेख द्वारा दिया गया सिटी बैंक का कार्ड निकालकर दिखाने का डिसीजन लिया। अगर पैसे नहीं हैं तो बाहर जाओ और रोड साइड स्टॉल पर खाओ। पीछे से आवाज आई। उन्होंने अपने पीछे देखा तो वही सफेद कपड़ों वाला आदमी था। को आइसक्रीम खाते समय उनसे उलझा था। वह उनके पास आते हुए बोला, पता भी है तुम कहाँ हो? इस जगह की अपनी रेपुटेशन है। तुम लोग जो स्टॉल पर भी पैसों के लिए भिड़ सकते हो, ऐसी जगह पर आने का सपना कैसे देख लिया? आदित्य ने आह भरी और बोला, तुम्हारी मानसिकता में कोई प्रॉब्लम है क्या? उलझे बिना नहीं रह सकते। उस आदमी ने आदित्य की बात का कोई गुस्सा नहीं किया। नहीं, वह आदित्य से कुछ भी बोला। वह रूबी के पास जाकर बोला, तुम इतनी खूबसूरत हो तो ऐसे आदमी को गर्लफ्रेंड क्यों बनी जो कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकता? रूबी अपने बालों से खेलते हुए बोली, उसमें क्या बुराई है? वह तुम्हारे जैसे बाथरूम की गंदगी नहीं है। आदित्य की हंसी छूट गई। दोनों गाइस भी दबी हंसी हंसे। रूबी ने डायरेक्ट उसकी बेइज्जती कर दी। सफेद कपड़ों वाले आदमी ने ठंडे एक्सप्रेशन के साथ गुस्से को दबाते हुए कहा, मैं आपके अच्छे लुक्स के कारण खुद को आपके स्तर तक नहीं गिरा सकता। थोड़ा रुककर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम मोहित है। क्या आप अंदर जाना चाहती हैं? मेरे साथ आइए और मैं आपको ले चलूंगा अगर एंट्री नहीं मिली। आप क्या कहती हैं? रूबी ने आश्चर्य का दिखावा किया और कहा, क्या आप अंदर जा सकते हैं? मोहित ने कुछ हद तक गर्व से कहा, स्वाभाविक रूप से। 2 करोड़ का बैंक बैलेंस, वैसे कोई दिखावा करने वाली बात भी नहीं है। ओ, क्या ऐसा है? रूबी ने सिर हिलाया। फिर
उसने अपना सेल फोन निकाला, एक नंबर पर कॉल किया और कहा, आपके दरवाजे पर मोहित नाम का एक आदमी है जो दूसरी बार मेरे बॉयफ्रेंड से उलझ रहा है। मैं उसे अंदर नहीं आने देना चाहती। यह कहने के बाद रूबी ने सीधे फोन काट दिया। आदित्य भी हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अब तुम्हें और दिखावा करने के लिए अंदर नहीं जाना चाहिए, रूबी ने ठहाका लगाया। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारी खूबसूरत लड़की, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो या तुम बहुत ज्यादा टीवी देख रही हो? तभी गार्ड का फोन अचानक बजा। हेलो, आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी, कहते गार्ड के एक्सप्रेशन चेंज हुए और उसने कॉल डिस्कनेक्ट करके रूबी और आदित्य से कहा, आपको एलिजिबिलिटी शो करने की जरूरत नहीं है, आप अंदर जा सकते हैं। रूबी ने पलक झपकाई, कुछ ही दूरी पर खड़े मोहित की ओर देखते हुए कहा, हम अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। मोहित ने हल्के से झुंझलाहट के साथ तुरंत एंट्रेंस ओर चलना शुरू कर दिया, लेकिन जब वह एंट्रेंस पर पहुंचा तो उसे 2 बाउंसरों ने रोक लिया। एपिसोड 113 पेंडेंट। रूबी ने पलक झपकाई, कुछ ही दूरी पर खड़े मोहित की ओर देखते हुए कहा, हम अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। मोहित ने हल्के से झुंझलाहट के साथ तुरंत एंट्रेंस ओर चलना शुरू कर दिया, लेकिन जब वह एंट्रेंस पर पहुंचा तो उसे 2 बाउंसरों ने रोक लिया। तुम क्या कर रहे हो? रास्ता ब्लॉक मत करो, मोहित ने डाटा। सुरक्षा गार्डों ने एक्सप्रेशनलेस होकर जवाब दिया, माफ करना, हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। मोहित का चेहरा बदल गया, वह गुस्से में चिल्लाया, यह बकवास है, तुरंत रास्ता बनाओ। मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूं, यह हमारे बॉस ने ऑर्डर दिया है। गार्डों में से एक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मोहित वहीं जम गया, ऑर्डर मार्केट होल्डर के मालिक से व्यक्तिगत रूप से आया था। यह क्या स्थिति बन गई है? क्या यह हो सकता है कि उस लड़की ने जो अभी कहा वह सच था? रूबी और आदित्य ने मार्केट में हर्ब्स बेचने वालों के इंतजार में अपने नंबर पर एक सीट ले ली। आदित्य शो ऑफ न करके लो प्रोफाइल रखने का आदी था, इसलिए उसने एक कोने में एक सीट चुनी। यहाँ बैठना बहुत दूर नहीं होगा, फ्रंट में धक्का मुक्की जैसा माहौल है। आदित्य बड़बड़ाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ बैठते हैं, यह सब एक ही है। कहते हुए रूबी हंसी। आदित्य ने सिर हिलाया और चुप हो गया। करीब 10 मिनट बाद मार्केट का फ्रंट वाला हॉल खचाखच भर गया। हर सीट पर दर्शक बैठे थे, वे सभी लोग अरबपति थे, जिनके पहनावे से अमीरी की खुशबू आ रही थी। आदित्य ने इधर उधर देखा, लोगों की भीड़ को भांपने की कोशिश की और यह पता करने की कोशिश की कि क्या कोई इनर स्ट्रेंथ एक्सपर्ट मौजूद है। थोड़ी देर में उसने कई इनर स्ट्रेंथ एक्सपर्ट देखे और उनकी संख्या कम नहीं थी, कम से कम 10 से ज्यादा। ऐसा लगता है कि रूबी सही थी, अपितु ने मन ही मन सोचा। इन अमीर व्यक्तियों के पास ज्यादातर अपनी सुरक्षा के लिए इनर स्ट्रेंथ होते थे। तभी नीलामी करता मंच पर आया और आयोजन स्थल तुरंत शांत हो गया। साउथ साइड सिटी, एकमात्र ऐसी जगह यहाँ हर्ब्स की नीलामी होती है। इस नीलामी में आपका स्वागत है, नीलामी करता मुस्कुराया। साउथ साइड सिटी ऑक्शन में हमने आप सभी के लिए नीलामी की हर्ब्स को सावधानी पूर्वक तैयार किया है। हमें विश्वास है कि हर किसी को अपनी पसंद की कोई वस्तु अवश्य मिलेगी, नीलामीकर्ता ने चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, नीलामी शुरू हो गई। साउथ साइड सिटी की नीलामी में सबसे खास थी जड़ी बूटियां, जिनके बारे में आदित्य सोच रहा था। मंच पर 4 अलग अलग हर्ब्स थी। ऐसी दवाओं ने आदित्य की रुचि को नहीं जगाया, लेकिन उसके अंदर घबराहट की भावना थी। मंच पर पहले से ही 4 हर्ब्स प्रस्तुत की जा चुकी थीं, फिर भी अच्छी जड़ी बूटियां अभी तक दिखाई नहीं दी थीं। चिंता मत करो, रूबी ने अचानक आदित्य का हाथ थाम लिया। ज्यादातर मामलों में नीलामी में आइटम जितना बाद में आता है, उसका मूल्य उतना ही अधिक होता है। शायद आप जो जड़ी बूटियां चाहते हैं वे ग्रैंड फिनाले हैं, रूबी ने आंख मारते हुए सुझाव दिया। आदित्य ने सिर हिलाया। जड़ी बूटियों की उम्र कुछ ऐसी थी जिसे उसे खुद ही समझना था। कई बेहतरीन गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियों का बाहरी रूप इतना इफेक्टिव नहीं था। इस समय नीलामीकर्ता ने हर्ब्स की जगह हरे रंग का जेड पेंडेंट निकाला। यह आइटम हमारे एक डिजाइनर से आया है, अपने प्यार करने वाले को अच्छी सेहत के साथ साथ अच्छा गिफ्ट भी दे सकते हैं आप, नीलामीकर्ता ने कहा। जेड के इस टुकड़े को देखकर आदित्य ने तुरंत अपना नंबर बढ़ाया और चिल्लाया, 6 लाख। इससे रूबी हैरान हो गई। उसने आदित्य की ओर मुड़कर पूछा, क्या आपको जेड पसंद है? आदित्य ने अपना सिर खुजलाया और हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी कोई अच्छा गिफ्ट नहीं दिया है, शायद इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें यह उपहार देने के लिए बोली लगाऊं। तुम मना नहीं कर सकती, यह मेरे प्यार का प्रतीक है। रूबी के जवाब देने से पहले आदित्य ने जल्दी से कहा। रूबी के हमेशा के ठंडे चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वैसे तो मेरे लिए सब कुछ आप हो, पर ठीक है,
मैं इसे जरूर स्वीकार करूंगी। गिफ्ट के बिना भी आदित्य को एहसास हुआ था यह कोई साधारण पेंडेंट नहीं है। यह रूबी के पास कुछ शक्तियों को प्रिजर्व करके रख सकने की क्षमता रखेगा। अगर वह किसी समय रूबी के पास न हुआ तो उसकी रक्षा के लिए कम से कम अपनी एब्सेंट में रूबी की सुरक्षा का सॉल्यूशन मिल गया। जेड स्टोन की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, सुरक्षात्मक ताबीज की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। इसलिए आदित्य के पास जेड का यह टुकड़ा होना चाहिए। 7 लाख। किसी ने जल्दी से कीमत बढ़ा दी। बिना ज्यादा सोचे आदित्य चिल्लाया, 8 लाख, 9 लाख। उस समय सामने की सीट में बैठे एक आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। आदित्य ने उसकी ओर देखा। आदमी का चेहरा सुंदर और बर्फीला था। उसके बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। आदित्य ने अपनी इंटरनल पावर जागृत को इन दोनों की ताकत की जांच करने का प्रयास किया। जैसे ही आदित्य की पावर इस आदमी को छूने वाली थी, वह अचानक कट गई, जैसे कि किसी चीज से कट गई हो। आदित्य का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने जल्दी से बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जो उसे घूर रहा था। बूढ़े व्यक्ति के होठों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। यह बूढ़ा व्यक्ति निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ है। आदित्य ने खुद से सोचा। उसकी पावर सीधे कट गई। आदित्य को पहली बार इसका सामना करना पड़ा। उस आदमी की ताकत शायद आदित्य की उम्मीद से परे थी। क्या बात है? रूबी, जो उसके बगल में थी, ने धीरे से पूछा। आदित्य ने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं। फिर आदित्य सीरियस टोन में चिल्लाया, 10 लाख। आगे की सीट में बैठा आदमी भौचक्का हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह आदित्य की हरकतों से नाखुश है। एपिसोड 114। एक और कंपटीटर। आदित्य ने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं। फिर आदित्य सीरियस टोन में चिल्लाया, 10 लाख। आगे की सीट में बैठा आदमी भौचक्का हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह आदित्य की हरकतों से नाखुश है। उसने एक पल सोचा, फिर बोला, 20 लाख। उस पल भीड़ आश्चर्य में डूब गई। हालांकि बर्फ के बीज वाला जेड उच्च गुणवत्ता का था, लेकिन यह निश्चित रूप से इस कीमत के लायक नहीं था। एक चट्टान का टुकड़ा खरीदने के लिए 20 लाख खर्च करना, यह पागलपन है। आदित्य का हाथ उठने से पहले 30 लाख। एक और आवाज गूंजी जो रूबी की थी। रूबी, तुम? आदित्य कुछ बोलने लगा, लेकिन रूबी ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। क्या फर्क पड़ता है? हम में से कोई भी खरीदे, लेकिन आपको लोन चुकाना है, तो आओ संयम से खर्च करें। रूबी एक पल के लिए रुकी और फिर आदित्य के कान में फुसफुसाते हुए बोली, मैंने चुपके से बहुत सारा पॉकेट मनी बचा रखा है, लगभग 500 करोड़। आदित्य ने खाली आंखों से देखा, फिर हंसे बिना नहीं रह सका। अगर रूबी 500 करोड़ तक पॉकेट मनी बचा सकती है, तो वालिया परिवार कितना अमीर होगा। पहले से ही वह आदमी बहुत नाखुश लग रहा था। जाहिर है उसे भी जेड के इस टुकड़े में बहुत दिलचस्पी थी। जैसे ही आदमी अपना हाथ उठाने वाला था, उसके बगल में बैठे बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। मिस्टर ओसवाल, हमारा लक्ष्य यह जेड नहीं है। हमें अब अपनी ताकत बचाए रखने की जरूरत है। ओसवाल परिवार के फ्यूचर सीईओ कहे जाने वाले व्यक्ति अरुण ओसवाल ने गहरी सांस ली। अपने गुस्से को दबाते हुए सिर हिलाया। 30 लाख की अंतिम कीमत के साथ जेड पेंडेंट को सफलतापूर्वक जीतने के लिए मिस्टर कपूर को बधाई। नीलामी करता जोर से चिल्लाया। जेड स्टोन की नीलामी के बाद आदित्य लगातार अरुण ओसवाल की ओर देख रहा था, जो बहुत दूर नहीं था। उसे यह आदमी असामान्य लगता था, खासकर उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी, जिसकी असली ताकत का वह अंदाजा नहीं लगा पाता था। रूबी, क्या तुम उस आदमी को जानती हैं? आदित्य ने अरुण ओसवाल की ओर इशारा करते हुए पूछा। रूबी ने आगे की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। मैं उसे नहीं जानती। क्यों? मुझे लगता है कि वह साधारण नहीं है, आदित्य बड़बड़ाया। शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। फिर आदित्य ने उसे टाल दिया। नीलामी जारी रही। अब तक कुछ प्राचीन वस्तुएं और पुरानी जड़ी बूटियों की नीलामी हुई। इसके बाद एक कांच की कैबिनेट दिखाई गई जिसने सूखी हुई हर्ब्स थी। इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। यह हर्ब्स का एक सेट है जो 100 साल पुराना है। इनकी कीमत 30 लाख से शुरू है। बोली, 1 लाख से कम नहीं उठाई जानी चाहिए। जोर से चिल्लाते हुए नीलामीकर्ता का चेहरा लाल हो गया। अब माहौल में कुछ उछाल आया। लोगों के चेहरों पर उत्साह दिखा। 31 लाख, 36 लाख, 40 लाख। ये सभी अमीर लोग अच्छी गुणवत्ता वाली हर्ब्स चाहते थे। उनके लिए शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण था, और 100 साल का हर्ब्स का सेट एक महत्वपूर्ण क्षण में उनकी जान बचा सकता था। क्या यह वही नहीं है जिसकी आपको तलाश है? आप बोली क्यों नहीं लगा रहे हैं? रूबी ने कुछ हैरान होकर पूछा। आदित्य ने न में सिर हिलाते हुए सीरियस टोन में कहा, इस पर चिल्लाने में ही जोर लगा है और सजाने में। 100 साल बीतते बीतते गुणवत्ता तो क्या, गुणवत्ता की स्मेल तक नहीं बची होगी। यह तो खुद दयनीय स्थिति में है।
बस कांच का कैबिनेट अच्छा है। बोलते समय आदित्य ने अपनी नजर सामने अरुण ओसवाल पर रखी। जेड पेंडेंट पर बोली लगाने के अलावा इस अरुण ओसवाल ने एक शब्द भी नहीं कहा था। उसका इरादा बहुत मजबूत साबित हो रहा था और वह शायद एक जड़ी बूटी जीतने का लक्ष्य बना रहा था। आदित्य को भी जिस बात पर हैरानी हुई वो यह थी कि उस आदमी को भी इस 100 साल पुरानी हर्ब्स के सेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लगता है यह आदमी भी कीमत जानता है, आदित्य ने मन ही मन सोचा। इससे आदित्य को कुछ परेशानी हुई। कंपटीटर होने का मतलब था कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। मिस्टर गांगुली को 100 साल के हर्ब्स को 180 लाख की राशि में जीतने के लिए बधाई। नीलामी करता अचानक मंच से चिल्लाया। आदित्य ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। एपिसोड 115 सबसे महंगी नीलामी। जेड पेंडेंट पर बोली लगाने के अलावा इस अरुण ओसवाल ने एक शब्द भी नहीं कहा था। उसका इरादा बहुत मजबूत साबित हो रहा था और वह शायद एक जड़ी बूटी जीतने का लक्ष्य बना रहा था। आदित्य को भी जिस बात पर हैरानी हुई वो यह थी कि उस आदमी को भी इस 100 साल पुरानी हर्ब्स के सेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लगता है यह आदमी भी कीमत जानता है, आदित्य ने मन ही मन सोचा। इससे आदित्य को कुछ परेशानी हुई। कंपटीटर होने का मतलब था कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। मिस्टर गांगुली को 100 साल के हर्ब्स को 80 लाख की राशि में जीतने के लिए बधाई। नीलामी करता अचानक मंच से चिल्लाया। आदित्य ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ो। सूखी हुई हर्ब्स का 100 साल पुराना सेट 80 लाख में बिका है। असली मेडिसिन किंग की कीमत कितनी ज्यादा होगी? खेती वास्तव में एक बहुत महंगा मामला है, आदित्य ने मन ही मन आह भरी। अगली बार हमारे पास हमारा स्टार आइटम है, नीलामीकर्ता ने मंच से हल्के से घोषणा की। उसने अपना हाथ हिलाया और 2 लोग सावधानी से एक लोहे का बॉक्स लेकर आए। फिर नीलामीकर्ता मुस्कुराया और कहा, यह एक जंगली वृक्ष है जिसे हमारे एक मेहमान ने गलती से पहाड़ से उठा लिया था। शुरुआती बोली 1 करोड़ है और प्रत्येक वृद्धि 2 लाख से कम नहीं हो सकती है। इसके बाद उसने धीरे से बॉक्स खोला। बॉक्स के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था जो लगभग मुरझा चुका था। यह बेहद घटिया किस्म का लग रहा था, सड़क के किनारे उगे किसी नीम के तने जैसा। अरे क्या वे कंगाल हो गए हैं या क्या? कचरा घास का एक टुकड़ा करोड़ में बेच रहे हैं? कोई मूर्ख ही इसे खरीदेगा, है न? 1 करोड़ क्या? मैं इसे 1000 में भी न खरीदूं? भीड़ में मौजूद लोगों ने कुछ असंतोष व्यक्त करते हुए मजाक उड़ाया। हालांकि आदित्य का ध्यान इस पर ही अटका हुआ था। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल रही थीं। आदित्य के अलावा अरुण ओसवाल की भी दिलचस्पी जागी। छोटे ओसवाल, यह कम से कम 200 साल पुराना है, उनके बगल में बैठे बुजुर्ग ने याद दिलाया। ये इंटरेस्टिंग कहते हुए अरुण ओसवाल की आंखें चमक उठी। अरुण ओसवाल ने पलटकर आदित्य को ठंडे अंदाज में देखा। इस समय आदित्य भी उसे ही देख रहा था। उनकी आंखें मिलीं और आदित्य की भौहें सिकुड़ गईं। यह बदमाश वाकई अपनी चीजों को जानता है, सोचते हुए आदित्य ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि आज सौदा मिलने की कोई संभावना नहीं थी। बिना कुछ सोचे समझे आदित्य ने अपना हाथ उठाया और कहा, 2 करोड़। जैसे ही शब्द निकले वहां मौजूद हर कोई आश्चर्य से चौंक गया। एक जंगली घास के लिए 2 करोड़? क्या यह कोई पागल है? हालांकि ये लोग अमीर थे, लेकिन 2 करोड़ ऐसी किसी वस्तु के लिए खर्च करना उनके लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। इसके अलावा अमीर लोगों के लिए वे पैसे के प्रति अधिक केयरफुल थे और इसे केवल अच्छी चीजों पर ही खर्च करते थे। 2 करोड़ और 10 लाख। इस समय आगे की लाइन में से अरुण ओसवाल अपनी बोली उठाई। हर कोई और भी हैरान था। एक और बोली उठी, 3 करोड़। आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। आदित्य पुरानी लकड़ी का यह टुकड़ा पाने के लिए डिटरमाइंड था। आगे की लाइन में अरुण ओसवाल और उसके बूढ़े सर्वेंट कुछ नाखुश लग रहे थे। अरुण ओसवाल ने अपना सिर घुमाया और देखा, फिर चिल्लाया, 5 करोड़। इस बोली पर पूरा कमरा हैरान रह गया। नीलामीकर्ता भी हैरान रह गया, यहां तक कि आदित्य का चेहरा भी कुछ भद्दा लग रहा था। 5 करोड़ की राशि को लापरवाही से रखना वास्तव में कुछ अकल्पनीय था। इस समय आदित्य के पास केवल 20 करोड़ थे और यह उधार लिया गया लोन था। लकड़ी के एक टुकड़े पर 5 करोड़ खर्च करना वास्तव में कुछ हद तक अनुचित था। एक पल के लिए आदित्य सोच में डूब गया। 6 करोड़। रूबी ने बोली उठाई। आदित्य चौंक गया और उसने जल्दी से ऋतु की ओर देखा। अपना सिर हिलाते हुए कहा, रूबी, यह पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं करने दूंगा। रूबी ने पलकें झपकाईं और हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसका पैसा खर्च करते हैं। आपको कम से कम ऐसी सिचुएशन में पीछे नहीं रहने दूंगी। आदित्य को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। भले ही वालिया परिवार के पास पैसा था, लेकिन वह इसके लायक नहीं था। 8 करोड़। अरुण ओसवाल ने गुस्से में दहाड़ लगाई। रूबी ने हल्के से नाक सिकोड़ी और कहा, 10 करोड़। हिस।
अरुण ओसवाल ने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। पूरे आयोजन स्थल पर सभी की नजरें इन दो लोगों पर टिकी थीं। 100 साल पुरानी लकड़ी के एक टुकड़े की बोली 10 करोड़ लगाई गई, जो शायद पहले से ही साउथ साइड सिटी नीलामी का रिकॉर्ड तोड़ रही थी। रूबी ने आदित्य के चेहरे पर मुस्कान देखी। मैं जल्द ही जा रही हूँ पापा के साथ, इसे आखिरी गिफ्ट समझो जो मैं आपको देती हूँ। आदित्य की मुस्कान को देखते ही रूबी ने अपने दिल में सोचा। जब कीमत 10 करोड़ तक पहुंच गई, अरुण ओसवाल ने आखिरकार बोलना बंद कर दिया। आखिरकार उसने बोलना बंद कर दिया। सोचते हुए आदित्य ने भौहें सिकोड़ी। जब आदित्य को लगा कि वह जीत जाएगा, तो अरुण ओसवाल की बगल में बैठा बूढ़ा सर्वेंट अचानक खड़ा हो गया। वह मुड़ा, आदित्य की दिशा में देखा और अपने चेहरे पर ठंडक लाते हुए बोला, मेरे दोस्त, यह साउथ साइड सिटी के ओसवाल परिवार के बेटे अरुण ओसवाल हैं। यदि आप यह नीलामी हमें देने के लिए तैयार हैं, तो हमारा साउथ साइड सिटी ओसवाल परिवार आपका एहसानमंद होगा। साउथ साइड सिटी ओसवाल परिवार, तो वे साउथ साइड सिटी ओसवाल परिवार से हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उनका इतना बड़ा नाम है। ओसवाल परिवार साउथ साइड सिटी में एक टॉप नोच परिवार है और उनके पास बहुत बड़ी संख्या में फॉलोवर्स हैं। हाँ, आम बिजनेस टाइकून के उलट ओसवाल परिवार साउथ साइड सिटी का सबसे मिस्टीरियस परिवार है। सभी की बातें सुनकर अरुण ओसवाल थोड़ा सा मुस्कुराया। यह स्पष्ट था कि अरुण ओसवाल सभी के रवैये से काफी संतुष्ट था। उसके पुराने नौकर ने भी गर्व से इधर उधर देखा। साउथ साइड सिटी ओसवाल परिवार, रूबी ने बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे कि वह विचारों में खोई हुई हो। आदित्य ने इस बूढ़े सर्वेंट की दिशा में देखा, विनम्रता से कहा, आई मेरे लिए सॉरी, उड़ मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको तसल्ली नहीं दे सकता। यह सुनकर अरुण ओसवाल का चेहरा बेहद दुखी हो गया, जबकि पुराने नौकर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, योगमैन, शायद तुम नहीं जानते हो कि साउथ साइड सिटी में ओसवाल परिवार का क्या मतलब है। मेरा सुझाव है कि तुम और अधिक सीखो। इसके अलावा हमारे ओसवाल परिवार का चेहरा इस लकड़ी के टुकड़े से ज्यादा खराब नहीं है, उसने कुछ हद तक गर्व से कहा। यह सुनकर आदित्य ने फिर भी अपना सिर हिलाया। आई एम सॉरी अगेन, मुझे चेहरे में बहुत दिलचस्पी नहीं है, इसलिए चलो बस एक निष्पक्ष प्रतियोगिता करते हैं। आदित्य के शब्दों को सुनकर अरुण ओसवाल का चेहरा आखिरकार ठंडा हो गया।